राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि यूपी और देश की राजनीति में जो हो रहा है उसको देख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। यूपी में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है हम एक एक कर बताएंगे। लेकिन जिन 40 क्षत्रिय विधायकों का कुटुंब परिवार यूपी में बना है, उसकी जो सुगबुगाहट है, उसकी जो खबर है और उसका जो संदेश है पूरे देश भर में जा रहा है और यूपी से सीधे दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में बैठा आला कमान तक भी पहुंचा है। ये 40 विधायक मिल रहे हैं और जिन्होंने कुटुंब परिवार बनाया है। उसके बाद से पहली मीटिंग में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, वो बड़े बड़े क्षत्रिय विधायक के नाम भी शामिल थे। इसमें विधायक जो मौजूदा थे वो तो थे ही, पूर्व विधायक भी क्षत्रिय शामिल थे और इसको क्षत्रिय प्राइड के रूप में देखा गया। क्योंकि जब हालांकि विधायकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक पारिवारिक कार्यक्रम था, लेकिन इसका संदेश साफ है। साफ इसलिए है कि जो दिल्ली की लड़ाई और यूपी की लड़ाई, लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई जो चल रही है, उसमें ये एक मुहरा होगा। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, यानी कि कम सीटें आईं, तो एक एजेंडा चला कि योगी आदित्यनाथ से पूछ के टिकट अमित शाह ने नहीं बांटे थे। यानी कि आला कमान ने योगी से पूछ के नहीं बांटे थे, जिसका नतीजा हुआ कि सिमट के रह गए 30-33 सीटों पर और समाजवादी पार्टी ने 37 से 39 सीटों पर बाजी मार दी। लेकिन जो अभी जो मीटिंग हुई है उसके बाद लखनऊ में भी दो खेमा बट गया है। लखनऊ में 11 अगस्त को क्षत्रिय विधायकों की मीटिंग हुई होटल में, हजरतगंज के होटल में। उसके एक दिन बाद 12 अगस्त को जो एक उप मुख्यमंत्री हैं, जो एक नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जो एक नंबर बनना चाहते हैं, उनके सजाती विधायक, कुर्मी विधायकों ने भी एक मीटिंग की, जिसके बाद से ये होने लगा कि अब यूपी की राजनीति में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसका जो एजेंडा है, उसका जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो धीरे धीरे एक छटपटाहट, मछली की जब मछली जल से बाहर निकलती है तो उसकी छटपटाहट होती है, उसी प्रकार से यूपी की राजनीति और देश की राजनीति में भी एक छटपटाहट शुरू हो गई है। छटपटाहट इस बात से कि गोलबंदी शुरू हो गई है। क्योंकि जिन विधायक के नेतृत्व में ये कुटुंब परिवार की मीटिंग रखी गई थी वो रामवीर सिंह हैं और रामवीर सिंह कुंदरकी से अभी हाल ही में उपचुनाव जीत कर पहुंचे हैं सदन में। और एक और थे जयपाल सिंह जो एमएलसी हैं, मुरादाबाद से हैं, और ये दोनों मुरादाबाद के विधायकों ने, एक एमएलसी और एक एमएलए ने मिलकर ये पार्टी रखी थी, जिसमें 40 लगभग करीब 40 विधायकों के क्षत्रिय जुटान हुआ। उसके बाद 11 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसमें भी इसमें दयाशंकर सिंह बलिया से आने वाले और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले वो भी शामिल रहे। पप्पू सिंह भी शामिल रहे जो बलिया से एमएलसी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के भतीजे हैं। तो तमाम विधायक और क्षत्रिय समाज के लोग, इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी शामिल रहे, जो अभय सिंह हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, वो दोनों भी इसमें शामिल रहे। तो एक संदेश है कि बहुत ही चीज़ें सही नहीं चल रही हैं बीजेपी में लखनऊ और दिल्ली की दूरी बहुत दूर हो गई है। अब इस दूरी को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये तो अलग विषय है, लेकिन अभी जो दूरी बनी हुई है, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो मुरादाबाद से एमएलसी हैं जयपाल सिंह, वो जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भी उनसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। भूपेंद्र चौधरी से उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस बीच एक और है, क्योंकि जो जाट समाज है, जाट समाज बड़ी लकड़ी लेने के लिए माना जाता है और वो एक देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्यों कि सत्यपाल मलिक सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उसके बाद से गवर्नर रहे, उनको जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ उसमें एक राज्य प्रोटोकॉल नहीं शामिल हुआ, उसको लेकर भी जाट समाज में काफ़ी नाराज़गी है। और जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ को ने इस्तीफ़ा दिया या कहा गया कि इस्तीफ़ा दिलवाया गया, उसको भी बहुत करीब से देख रहा है, जिसमें एक असंतोष की लहर है। और इस लहर को चौधरी साहब जो हैं, अजित चौधरी के पुत्र, जो अभी बीजेपी के साथ गलबहियाँ करके सरकार में शामिल हैं, जयंत चौधरी, उनसे जवाब तलब कर रहा है, लेकिन जयंत चौधरी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंतिम समय तो होगा 2027 कि जब उनको आके उनके विधायकों, उनके
सांसदों को आके जवाब देना होगा जाट समाज को कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच एक दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हवा का रुख भांपने में लगे हैं कि आखिर किधर पलटें, क्योंकि जब मौका आएगा तो वो भी पलट सकते हैं। वो भी अपने समाज में आप समाज में वो जब इटावा साइड में जब ब्राह्मण और यादवों के बीच का जो मामला हुआ, मौर्य समाज के बीच का मामला हुआ, तो किस तरह से पुलिस ने यादवों को पकड़ के ले गई, उसमें आप देखें उनका रुतबा तो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो कुटुंब परिवार है आखिर संदेश क्या देना चाहता है? आपने क्षत्रिय समाज से जो आने वाली जो पार्टी है, पार्टी क्या कहें, संगठन है जिसको करणी सेना कहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक कहा गया कि ये क्षत्रिय समाज का एक शक्ति प्रदर्शन है जो दिखा रहा है दिल्ली में बैठे आला कमान को कि बहुत मुश्किल होगी चेंज करना, नेताओं को चेंज करना। यानी कि एक सुगबुगाहट थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेंज किए जा सकते हैं, जिसके बाद ये शक्ति प्रदर्शन हुआ। और उसके बाद एक के बाद एक ये शक्ति प्रदर्शन हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब आप देखेंगे तो अमित शाह से मिलने बेंगलोर पहुंचे थे राजा भैया। उसके बाद से ये भी कहा गया कि राजा भैया ने खुला समर्थन दे दिया था सरोज को, जो कौशाम्बी से सांसद चुने गए नए युवा सांसद हैं, उनको दे दिया। इस वजह से जो वहाँ विनोद सोनकर हैं वो हार गए। बीजेपी जो कहा जाता है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, वो हार गए वहाँ से। इसका संदेश क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाना है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की बड़ाई करना, आरएसएस के संबंध में अच्छी अच्छी बातें कहना भी एक संदेश है, ये बहुत अच्छा तो नहीं है। क्योंकि मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, वो बहुत अच्छी नहीं है। जिससे ये साफ दिखता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पसंद हैं यूपी में, और इनको हटाना बड़ा मुश्किल का काम है। और योगी आदित्यनाथ भी अपने समाज को लेके, सजातीय विधायकों को लेके और जो करणी सेना है उसका प्रदर्शन को लेके एक बता दिया है कि भाई हमारे पास भी ताकत है, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो बहुत मुश्किल होगा आगे बीजेपी के लिए। ये पहली बार नहीं है, बीजेपी को कई बार गच्चा दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ। जब वो सांसद भी थे तो तब भी वो बीजेपी से हमेशा टकराहट के मूड में रहते थे। तो ये अभी जो मामला है आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि अभय सिंह से जब पूछा गया तो अभय सिंह ने बोला कि एक पारिवारिक कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम में सब जा सकते हैं, लेकिन राजनीति में छोटी छोटी घटनाएं बड़ा बड़ा संदेश देती हैं। और ये छोटी छोटी घटनाएं ही बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं कि आखिर यूपी की राजनीति में बहुत हद तक बहुत चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। क्योंकि जिस बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का आशीर्वाद माना जाता है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर है, वो खुद कहा जा रहा है कि खुद बचाने में लगे हैं, एक नंबर की सीट को बचाने में लगे हैं। और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच नंबर 1 का मामला टकराहट के मूड में है कि आखिर नंबर 1 कौन होगा। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, और इससे कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत खुश नहीं थे। और कई बार हम देखेंगे कि बहुत सार्वजनिक मंचों में ये बहुत कम देखे जाते हैं दोनों एक साथ, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम और सीएम। तो माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष फिर से नियुक्त होंगे, और 2017 की जो लहर थी, जिनके नेतृत्व में चुनाव जीत के बीजेपी ने सत्ता में आई थी, अब फिर से केशव प्रसाद मौर्य पे आला कमान भरोसा जता के उनको संगठन में लेके आएगा, और संगठन से बहुत सारे लोग सरकार के हिस्से में जाएंगे। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, संगठन में फेरबदल होना है, तो इस लिहाज से भी दोनों सजातीय विधायकों का गुलबंद होना भी एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि आप देखेंगे कि सत्ता का संतुलन बनाने के लिए ही आला कमान ने दारा सिंह चौहान, जो कुर्मी समाज से आते हैं, और जो राजभर समाज से आते हैं, ओपी राजभर को ही सरकार में शामिल किया। जबकि वो ओपी राज कहा जाता है कि ओपी राजभर फूटे आंख नहीं सुहाते थे योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि यही ओपी राजभर हैं जो कभी 2022 के चुनाव में कहे थे कि योगी आदित्यनाथ मठ में मठाधीश हैं और उनको हम मठ में भेजेंगे, कुर्सी पे नहीं रहने देंगे। तो क्या मजबूरियां रही कि आखिर ओपी राजभर को सरकार में शामिल किया गया, दारा सिंह चौहान को शामिल किया गया, ये शक्ति संतुलन बनाने के लिए। जब आप देखेंगे कि जब चुनाव हार गए कौशाम्बी से केशव प्रसाद मौर्य, तो वो एमएलसी में जो विधान परिषद में नेता, सदन का नेता होता है,
उनको वो सदन के नेता नहीं चुना गया, उनको सदन मुख्यमंत्री होते हुए सदन का नेता नहीं चुना गया। तो सदन का नेता किनको चुना गया? तो सदन का नेता चुना गया जो जल शक्ति मंत्री हैं इस समय, उनको चुना गया, लेकिन उनको हटाया गया। हटा के फिर से केशव प्रसाद मौर्य को चुना गया और ये बताया गया कि वो मुख्यमंत्री और ये दोनों सदन के नेता अगर मुख्यमंत्री हैं तो विधान परिषद के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, बहुत अंतर नहीं है, एक दो ये नहीं है, ये समानता है और ये समानांतर चलेंगे। तो ये एक संदेश आला कमान से बार बार दिया जाता है, लेकिन यूपी की राजनीति में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। अंदर खाने से पहली बार है जब बीजेपी में टूट की एक महीन बारीक लकीर दिखाई देती है, जब दो समाज के विधायक एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे से के अलग अलग होटलों में मीटिंग करते हैं। एक क्षत्रिय समाज, उसके बाद से फिर से एक कुर्मी समाज। तो ये बड़ा संदेश जाता है कि यूपी की राजनीति और देश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी।